अगला सवाल आपका कहें या अगला पॉइंट कहें कि राजनीतिक उत्तराधिकार समाप्ति कानून, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि मंत्री है तो बेटा उसका मंत्री नहीं बन सकता? नहीं, मैंने मंत्रियों के बारे में नहीं कहा। हम ये सुझाव दे रहे हैं सरकार को कि आमतौर पर ये माना जाता है कि राजनीति वंशवाद बुरा है, और बहुत सारे पार्टियों को, बहुत सारे नेताओं को आप सुनेंगे कि भाई वंशवादी राजनीति बहुत गलत है। अगर वंशवादी राजनीति गलत है तो उस तरह की राजनीति को रोकने के लिए कानून क्यों नहीं लाते? मैंने एक सुझाव दिया है कि आप संसद में एक विधेयक पेश करो और कम से कम यहां से शुरुआत करो कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो वंशवादी राजनीति करने का स्कोप उनके लिए समाप्त करो। जैसे राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर है, राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, हाँ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये दोनों संवैधानिक पद पर है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज संवैधानिक पद पर है, सीएजी संवैधानिक पद पर है। अभी केवल इतने ही लोगों को आप वंशवाद खत्म करने की जद में लो। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक, गिने चुने लोग हैं। हाँ। कम से कम इन लोगों को मालूम हो कि मेरी कुर्सी पर मेरा बेटा नहीं बैठ पाएगा, मेरी कुर्सी पर मेरी संतति, मेरे बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। जब नहीं बैठ पाएंगे तो वो अपना सारा दिमाग अपनी कुर्सी के जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उस पर पूरा ध्यान लगा के करेगा। अगर उसे लगता है कि मेरी कुर्सी पर मेरे बेटा या मेरी बेटी के बैठने का रास्ता खुला है, तो वो अपनी कुर्सी पर बैठ के अपना काम नहीं करता। वो सारी कोशिश इसी जुगत में लगा रहता है कि मेरे हटने के बाद मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी कुर्सी तक कैसे पहुंचे। वो इसी जुगत में लगा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब वंशवाद हमने लोकतंत्र से समाप्त कर दी, राजशाही खत्म कर दी, वंशवाद खत्म करना ही लोकतंत्र था। जब हमने ऐसा कर दिया तो एक कानून बना दिया जाए, राजनीतिक उत्तराधिकार उन्मूलन अधिनियम। अच्छा, इससे यह तय कर दिया जाए कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के बच्चे, उसके रक्त संबंधी उन पदों पर बैठने के अयोग्य घोषित कर दिए जाएं। वो कुछ और काम करें। दुनिया में बहुत काम है। नहीं, और वो अगर रिटन क्वालिफाई करते हैं, कंपटीशन निकालते हैं, जज का बेटा जज आता है अपना रिटन क्वालिफाई करके या एग्जाम पास करके, तब तो बैठ सकता है ना। नहीं, देखो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज कंपटीशन पास करके नहीं बैठता, वहां तो नियुक्ति होती है। तो अगर एक व्यक्ति जज है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बेटे को कम से कम जज के अयोग्य माना जाए। अच्छा, वो ईमानदार हो तो भी ना बैठने दिया जाए। बनने के को भी कंपटीशन पास किया किसी ने, पीसीएस जे का कंपटीशन पास किया, वो जज बन गया, उसका बेटा भी जज है, तो वो क्यों ना बने जज? मैं कहता हूं बने, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर नहीं है। हाँ, मैं केवल संवैधानिक पदों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, किन किन पदों की बात? राज्यपाल के पद पर अच्छा, उनके बच्चों को बैठने से रोक लगाई तो है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो अक्सर नहीं बिल्कुल होता है। आप सर्वे कर लीजिए। हाँ, आप राज्यपालों को सर्वे कर लीजिए। राज्यपालों के बेटे अच्छे खासे राज्यपाल बनते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेटे ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। आप सर्वे कर लीजिए। तो वो अपने एक दो उदाहरण बनते होंगे नहीं, ना? प्रधानमंत्री के बेटे प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव तो गांधी। जनता सुनती है, जनता चुनती है ना उन्हें। मेरा कहना है कि जनता तो बहुत कुछ करना चाहती है। हाँ, जनता को आप टिकट दे करके उसका रास्ता बंद कर देते हैं कि आप कहते हैं मैंने पहले चुना, बीजेपी ने जिसको चुना, कांग्रेस ने जिसको चुना, हमारे चुनाव में ही किसी को पसंद करो। आपने जनता के चुनाव का रास्ता तो बंद कर दिया टिकट देके। हाँ, आपने तो पहले से बंद किया हुआ है। तो जनता के इच्छाओं की कदर आप पहले से कहां कर रहे हैं? तो हमारे पास निर्दलीय का ऑप्शन है ना, तो लोग निर्दलीय का खड़े हो ऑप्शन है, सकते हैं। तो निर्दलीय 25 करोड़ रुपया खर्चा कर पाएगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 25 करोड़ रुपया, कहीं कहीं तो 50 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला ही चुनाव लड़ सकता है, उस अखाड़े में जीत के जा सकता तो है। किसको देते हैं 50 और 25 करोड़ रुपए? कहाँ खर्च होता है? चुनाव में खर्च करते हैं। आप किसी चुनाव प्रोफेशनल पॉलिटिशियन से पूछिए कि कितने की शराब बंटवाया, कितनी साड़ियां बंटवाई। उनसे पूछिए तुमने गाड़ियों पर कितना खर्चा किया,
तुमने पेट्रोल डीजल पर कितना खर्चा किया, तुमने कितना कैश बांटा, तुमने अपने कार्यकर्ताओं को कितना खाने पीने में खर्चा किया, तुमने यहाँ तक कि मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि औरतों को चांदी का जो उंगली में पहनते हैं, कोई एक कोई आभूषण होता है अंगूठी का, पैरों की उंगलियों में और हाथों की उंगलियों में अंगूठियां बांटा। अच्छा, ऐसे प्रचलन होती हैं। वहां कितने पैसे खर्च होते हैं कल्पना करिए। तो उनके अनाप शनाप खर्चे हैं, और इसलिए चुनाव में इतना खर्च होता है, इसलिए देश का 97% आदमी चुनाव लड़ने और जीतने का सपना भी नहीं देखता। इसलिए देश में 97% आदमी इस लोकतंत्र में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रखता। वो संसद और विधानसभा से बाहर है, उसका एक भी प्रतिनिधि संसद में नहीं है, उसका एक भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है। केवल 3% आदमी जो 25 करोड़ रुपया विधानसभा पार्लियामेंट खर्च करते हैं इलेक्शन में, और 2 करोड़ से 10 करोड़ 15 करोड़ तक विधानसभा के चुनाव में खर्च करते हैं, वही लोग विधानसभा पहुंच पाते हैं। यानी देश के 3% आदमी का ही प्रतिनिधित्व संसद में हो रहा है, विधानसभा में हो रहा है। 97% लोग बेसंसद हैं, 97% लोग बेसरकार हैं, ये 97% लोग अनाथ हैं। इनकी जनसंख्या 97% है, लेकिन इनका शासन नहीं चलता। इनके ऊपर 3% लोग शासन कर रहे हैं। 97% यादवों पर 3% यादव शासन कर रहे हैं। 97% कुर्मियों पर 3% कुर्मी शासन कर रहे हैं। 97% मौर्य कुशवाहा सैनी पर 3% मौर्य कुशवाहा शासन कर रहे हैं। कहने का मतलब है सबको अवसर मिलना चाहिए। जी हाँ, लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं है, साइकिल पर चलने वाला सपना देख सकता है कि वो एमपी एमएलए बन पाएगा? नहीं। मोटरसाइकिल पर चलने वाला सपना देख सकता है कि एमपी एमएलए बन पाएगा? साइकिल और मोटरसाइकिल पर चलने वालों का एक भी प्रतिनिधि पार्लियामेंट में है, विधानसभा में है? नहीं है। इसका मतलब 97% जनसंख्या जो साइकिलों और मोटरसाइकिलों पर चलती है, उनका एक भी रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व विधानसभा में, संसद में नहीं है। इसीलिए हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, चुनाव आयोग को बोल दो कि खर्चे कम करें, चुनाव को सस्ता बनाओ। ये फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। एक ही तरीका है। तरीका क्या है? ये है कि देश में 25% एमपी एमएलए की कुर्सियां साइकिल वालों को, यानी गरीबी रेखा के नीचे वालों को रिजर्व कर दिया जाए। अब कोई टिकट देगा पार्टी, जो सीट रिजर्व है, मान लो 25% संसद की सीटें, लगभग 125 सांसद की सीटें जब गरीबों के लिए रिजर्व होंगी, तो कोई भी टिकट देगा, कांग्रेस बीजेपी कोई भी देगा, तो वोट कहेगा कि भाई यहां उसी आदमी को टिकट मिलेगा जिसके पास बीपीएल के कार्ड है, गरीबी रेखा के नीचे हो। इसी प्रकार 72%, 72% सीटें उनको रिजर्व कर दिया जाए जो मोटरसाइकिलों पर या छोटी कारों पर चलते हैं, जो गरीबी रेखा के ऊपर तो हैं लेकिन अमीरी रेखा के नीचे है। ऐसे लोगों की जनसंख्या 72% देश में है। तो 72% सीटें, 72% टिकट मोटरसाइकिल वालों को देने की मजबूरी बना दिया जाए। जैसे एससी एसटी के लिए अंबेडकर साहब ने रिजर्वेशन मांगा। उन्होंने कहा कि एससी एसटी, हमारे समाज के लोग यादवों का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे समाज के लोग ब्राह्मणों ठाकुरों बनियों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनको तो रिजर्वेशन दो कि ऐसी सीटें हों जहां हमारी ही बिरादरी के लोग हर पार्टी से लड़े। ऐसे ही देश में हम कह रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की तरह आर्थिक आधार पर टिकट बांटा जाए। आर्थिक आधार पर कि 25% सीटें आप उन्हीं को दो जो गरीबी रेखा के नीचे है, 72% टिकट उनको दो जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं लेकिन इनकम टैक्स के नीचे है, आयकर नहीं देते। या आप अमीरी रेखा का कानून बन जाए जब, तो आप उनको अलग कर देना। टिकट देने का जो क्राइटेरिया है वो तो बहुत अलग अलग तरीकों से आता है कि धर्म क्या है, जाति क्या है, उसके पास पैसा क्या है, उसको समाज कितना जानता है, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। इतने सारे क्राइटेरियाज के बाद आप कैसे उम्मीद करेंगे किसी आम आदमी को टिकट मिलेगा? मैं जब रिजर्वेशन हो गया, जिन सीटों पर रिजर्वेशन हो गया वहां एससी को टिकट मिल रहा है कि नहीं, मजबूरी बन गई कि नहीं। उसी तरह जब 25% सीटें, 100 में 25
सांसदों की कुर्सियों पर गरीबों का आरक्षण हो जाएगा तो बीपीएल कार्ड वालों को ही टिकट मिलेगा। वो मजबूरी हो जाए, कानूनी मजबूरी हो कानूनी जाएगी। मजबूरी इसी तरह की कानूनी मजबूरी मोटरसाइकिल वालों के लिए हो जाएगी। तो जब तक यह नहीं होगा तब तक सभी पार्टियों में 99% कार्यकर्ताओं का शोषण होगा। जब पुलिस का लाठी खाना हो, मुकदमे झेलना हो, तो साइकिल मोटरसाइकिल वाले कार्यकर्ता, और जब टिकट लेना हो तो फॉर्चूनर वाले, महोदय जी, हेलीकॉप्टर वाले। तो ये बात, इतना बड़ा जुल्म देश में चल रहा है और इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं आ रही है। इसलिए हमने कहा कि जैसे अपना वेतन पेंशन बढ़ाने के लिए सारी पार्टी के सांसद और विधायक एक हो जाते हैं और ध्वनि मत से वेतन बढ़ा लेते हैं, उसी तरह से सारी पार्टियों के कार्यकर्ता एक हो जाएं, सर्वदलीय एकता बना के गरीबों के लिए और गरीबी रेखा के ऊपर एपीएल बीपीएल के रिजर्वेशन कानून बनाए, तब जाके लोकतंत्र में वास्तविक लोकतंत्र आएगा। ये नकली लोकतंत्र, अमीरों का लोकतंत्र, एलिट लोकतंत्र खत्म होगा, वास्तविक लोकतंत्र आएगा।